चलिए, हम लोग आज क्या बात करने वाले हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस चैप्टर के बारे में, एक एक करके इस चैप्टर के बारे में समझेंगे। जैसा कि बहुत लोग बोल रहे थे कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में, तो एक एक करके पहले समझेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में, यानी चैप्टर 18 के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि आखिर हमारे बॉडी में फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होती क्यों है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ फ्लूइड। तो हम लोग देखेंगे कि जैसा सबको मालूम है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल और टिश्यू हैं, और सभी सेल और टिश्यू, जितने भी सेल और टिश्यू हैं, सभी को न्यूट्रिशन चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो भी इसेंशियल सब्सटेंस होते हैं उनको पहुंचाने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, इसके अलावा अगर बात करें तो सेल जो होते हैं कुछ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, उस वेस्ट प्रोडक्ट को भी बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमें एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो भी सेल है वो सेल क्या करते हैं, सेल तक किसी भी चीज को ले आने या ले जाने के लिए, यानी सेल तक किसी भी चीज को पहुंचाने के लिए या सेल से किसी भी चीज को लाने के लिए, बाहर रिमूव करने के लिए, ठीक, हमें एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और उसी मीडियम को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड, आपको ह्यूमन में। ठीक, तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग बेसिकली ये समझेंगे कि जो हमारे बॉडी में फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होती है वो किस लिए होती है, ताकि कोई भी सब्सटेंस जो है वो सेल तक पहुंचाया जा सके या सेल से वापस लाया जा सके। आ रहा बात समझ में? ठीक, तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं जितने भी लोअर इनवर्टिब्रेट होते हैं उनमें बॉडी फ्लूइड में क्या होता है, बॉडी फ्लूइड कहने का मतलब कि उनमें जो ट्रांसपोर्ट करने, ले जाने का जो काम करता है वो कौन करता है, वाटर करता है। जैसा कि आपको मालूम होगा पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा हो गया, ये सब जितने भी लोअर इनवर्टिब्रेटेड होते हैं उनके बॉडी में ब्लड नहीं होता है। तो उनके बॉडी में न्यूट्रिएंट को कौन पहुंचाता होगा या फूड को कौन लेकर जाता होगा, तो उनके बॉडी में फूड या इसेंशियल न्यूट्रिएंट या ऑक्सीजन को लेकर जाता है, आपका वाटर लेकर जाता है। ठीक, जबकि हमारे में क्या होता है कि हमारे में ब्लड होता है जो कि इस काम को करता है। ठीक, तो आगे बात समझने कि मेनली जो होता है कि ब्लड का काम क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस को सेल तक ले जाना और वहां से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर ले आना। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, तो हम लोग एक एक लाइन देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हो, यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल हैव टू बी प्रोवाइड। जैसा कि हम सभी जानते हैं जितने भी लिविंग सेल होते हैं उन सभी लिविंग सेल को हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट, O2 एंड अदर इसेंशियल सब्सटेंस। और भी बहुत सारे इसेंशियल सब्सटेंस को क्या करते हैं, हम लोग सेल तक पहुंचाते हैं। ठीक, इसके अलावा सेल जो होता है, सबको मालूम है सेल क्या करता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन प्रोसीड करता है एनर्जी बनाने के लिए, जिस दौरान बहुत सारे रिलीज होते होंगे, CO2 रिलीज होते होंगे। इसके अलावा और भी वेस्ट प्रोडक्ट क्या सेल जो होता है वो क्या करता है, रिलीज करता है। तो वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस जो प्रोड्यूस होता है उसको भी क्या हम लोग रिमूव करने की आवश्यकता होती है टिश्यू के पास से, ताकि टिश्यू क्या कर सके, सही तरीके से काम को कर सके। और इसको रिमूव कैसे किया जाता है, तो ये जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ये ब्लड के द्वारा रिमूव होते हैं सेल या टिश्यू से। ठीक, तो द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस, जो वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, हैव टू बी रिमूव कंटिन्यूअसली। इसको कंटिन्यूअस रिमूव करने की आवश्यकता होती है ताकि टिश्यू या सेल जो है वो अच्छे से काम कर सके। फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू, फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू का मतलब होता है ताकि टिश्यू अच्छे से काम को कर सके। इट इज देयर फॉर, इसलिए हम लोग ये देखते हैं कि एक चाहे किसी चीज को ले आने या किसी चीज को वापस से सेल या टिश्यू से पहुंचाने के लिए, ठीक, बाहर लाने के लिए या वहां तक पहुंचाने के लिए हमें एक एफिशिएंट मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि जो इन सब्सटेंस को सेल तक ले जा सके या सेल से बाहर लेकर आ सके। ठीक, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल, अलग अलग एनिमल्स के ग्रुप में हम लोग क्या देखते हैं, अलग अलग मेथड होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। जैसे कि पहले ही आपसे बता चुके हैं कि सिंपल ऑर्गेनिज्म का अगर बात करेंगे तो सिंपल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, आपके सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्पॉन्जेज हो गया, स्पॉन्जेज का दूसरा नाम पॉरीफेरा भी होता है, सिलेंट्रेटा हो गया। इनमें क्या होता है कि इनके बॉडी के आसपास वाटर मूव करते हैं, यानी इनके बॉडी में क्या मूव करता है, वाटर मूव करता है। इनके कैविटी से, बॉडी कैविटी से वाटर मूव करता है और उसी वाटर के थ्रू क्या होता है कि फूड, न्यूट्रिएंट या ऑक्सीजन जो है वो सेल तक पहुंचता है। इसके अलावा जो सेल जो होता है जो रिलीज या प्रोड्यूस करता है वेस्ट प्रोडक्ट को, उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ठीक, तो जितने भी लोअर इनवर्टिब्रेट होते हैं उनमें ट्रांसपोर्ट का जो मेथड होता है वो कौन होता है, वो वाटर होता है। ठीक,
तो वही लिखा हुआ है कि स्पॉन्जेज एंड सिलेंट्रेटा सर्कुलेट वाटर, इनमें क्या होता है, वाटर मूव करता है फ्रॉम देयर सराउंडिंग, इनके आसपास से या बॉडी कैविटी से, टू फैसिलिटेट, जो कि सेल को हेल्प करता है टू एक्सचेंज दिस सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस को एक्सचेंज करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक, मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड। इसके अलावा अगर बात करें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम लोग हो गए, वर्टिब्रेटा हो गए, ये क्या यूज करते हैं, ये एक स्पेशल फ्लूइड का यूज करते हैं अपने बॉडी में, जो कि फ्लूइड क्या करता है, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी सेल तक मटेरियल को ले जाता है या सेल से वापस ले आता है। और हम लोग इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, ब्लड, यानी ब्लड जो होता है वो हमारे बॉडी में सबसे कॉमन यूज की जाने वाली बॉडी फ्लूइड होता है हायर ऑर्गेनिज्म में। इस यहाँ तक कि ह्यूमन में भी यही ब्लड ही होता है जो कि किसी सब्सटेंस को ले जाता है या ले आता है। ठीक, इसके अलावा एक और हम लोग के बॉडी में फ्लूइड देखने को मिलता है जिसको क्या बोलते हैं, लिम्फ। ये भी जो है, ये भी कुछ सर्टेन सब्सटेंस को, जैसे कि फैट हो गया, इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट को, ये भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो इस पूरे पैराग्राफ में हम लोग क्या देखें अभी तक, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इस पूरे पैराग्राफ में हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग चैप्टर में पढ़े बॉडी, इस पूरे चैप्टर सबसे पहले हम लोग चैप्टर क्या पढ़े, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर को इसलिए दिया गया है क्योंकि इस चैप्टर में जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ह्यूमन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन के बॉडी फ्लूइड के बारे में, कैसे सर्कुलेशन होता है, ये सभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक, लेकिन इससे पहले हम लोग पहले ये समझेंगे कि आखिर वैसा क्या हुआ कि हमारे बॉडी में फ्लूइड की रिक्वायरमेंट हुई। तो जैसा कि बताया कि हमारे बॉडी में बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल है, सभी सेल तक हम लोग को न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन या इसेंशियल सब्सटेंस पहुंचाने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो सेल वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उनको भी बाहर रिमूव करने की आवश्यकता होती है ताकि सेल जो है वो अच्छे से अपने काम को कर सके। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, तो इन सब्सटेंस को ले जाने या ले आने के लिए एक विशेष प्रकार का मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है हमारे बॉडी में। ठीक, ये विशेष प्रकार के मैकेनिज्म क्या करता है कि सब्सटेंस को ले आता है या ले जाने का काम करता है। जैसे कि लोअर इनवर्टिब्रेट में देखें कि ये जो सब्सटेंस को ले आया जाता है या ले जाया जाता है सेल तक या टिश्यू तक, ये वाटर के मदद से होता है। लोअर इनवर्टिब्रेट जैसे कि स्पॉन्जेज हो गया, सिलेंट्रेटा, इनमें क्या होता है कि वाटर इनके बॉडी कैविटी से मूव करता है और उसी वाटर में क्या होता है, फूड होता है, ऑक्सीजन होता है और इसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है। जैसे ही टिश्यू से मूव कर रहा होता है वाटर, तो क्या करता है, टिश्यू वाटर से जो भी एसेंशियल सब्सटेंस फूड है, ऑक्सीजन, उसको ले लेता है और वेस्ट प्रोडक्ट को उसमें भेज देता है या डाल देता है। फिर वेस्ट प्रोडक्ट को लेकर वाटर बाहर आ जाता है और इस प्रकार से क्या करते हैं, ये अपने बॉडी के रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। ठीक, इसके अलावा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का अगर बात करें तो जितने भी हायर वर्टिब्रेटा होते हैं उनमें क्या होता है, एक स्पेशल फ्लूइड होता है जो कि ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है और इस स्पेशल फ्लूइड को क्या बोलते हैं, ब्लड। तो जितने भी एनिमल होते हैं, यहाँ तक कि ह्यूमन में भी जो उनके बॉडी में जो फ्लूइड यूज किया जाता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए सब्सटेंस को, वो क्या होता है, ब्लड होता है। इसके बाद हम लोग देखें कि लिम्फ भी जो होता है हमारे बॉडी फ्लूइड में, हमारे बॉडी का दूसरा पार्ट, बॉडी फ्लूइड का दूसरा पार्ट क्या है, लिम्फ है। ये भी ब्लड की तरह ही होता है, लेकिन ये है कि ये रेड नहीं होता है। लिम्फ जो होता है वो रेड नहीं होता है, पेल येलो होता है। लेकिन इसका भी काम जो होता है, इसका भी काम क्या होता है, इसका भी काम सेम होता है। वो क्या होता है कि सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक, अब हम लोग एक एक करके सबसे पहले देखेंगे ब्लड क्या होता है। तो सबको मालूम है ब्लड इज द स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं ब्लड को, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू उसको बोलते हैं जो बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ने का काम करता है। तो ब्लड क्या होता है, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट मूव करता है, इसलिए ब्लड को हम लोग स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। स्पेशल क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि आपका लिक्विड के फॉर्म में होता है, यानी फ्लूइड के फॉर्म में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड में क्या क्या होता है, तो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। प्लाज्मा जो होता है वो कितना होता है आपके ब्लड में, तो प्लाज्मा सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्लाज्मा जो होता है वो स्ट्रॉक कलर का होता है। स्ट्रॉक कलर कहने का मतलब कि जो आपका डंटी होता है, देखे होंगे धान या गेहूं का जो पुआल होता है या डंटी होता है, उसका कलर कैसा होता है, पेल येलो होता है, उसी को बोलते हैं स्ट्रॉक कलर। ठीक, तो प्लाज्मा स्ट्रॉक कलर का होता है। विस्कस फ्लूइड यानी गाढ़ा फ्लूइड होता है, ये 55% होता है आपके ब्लड का, यानी पूरे ब्लड में क्या होता है 55% प्लाज्मा होता है, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। और टोटल मिलने से क्या बनता है, ब्लड। यानी ब्लड में क्या क्या होता है, ब्लड जो होता है वो दो पार्ट से मिलकर बनता है, एक प्लाज्मा और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा कितना होता है 55%,
फॉर्म्ड एलिमेंट कितना होता है 45%। ठीक, अब हम लोग प्लाज्मा में अगर बात करेंगे तो प्लाज्मा में हम लोग देखते हैं 90 से 92% वाटर होता है। प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर होता है और प्रोटीन जो होता है वो 6 से 8% होता है। और ये प्रोटीन कौन कौन से होते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, फिब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, ये मेजर प्रोटीन होता है जो कि प्लाज्मा में हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, सभी प्रोटीन का एक एक करके फंक्शन देखते हैं। तो फिब्रिनोजेन का काम होता है कि ये क्लॉटिंग या ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करता है, यानी ब्लड को क्या करता है कि जमाने में हेल्प करता है ताकि बाहर निकलना बंद हो जाए। ग्लोब्यूलिन का काम क्या होता है, ये हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म यानी हमारे बॉडी को फॉरेन एजेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी हमारे बॉडी को फॉरेन एजेंट से बचाने में काम करता है। एल्ब्यूमिन जो होता है ये प्ले करता है ऑस्मोटिक बैलेंस में, यानी हमारे बॉडी के ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखने में हेल्प करता है। इसके अलावा प्लाज्मा में कुछ स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम प्लस, कैल्शियम प्लस प्लस, मैग्नीशियम प्लस प्लस, SCO3 माइनस, Cl माइनस, ये सब कुछ हमारे बॉडी में क्या होते हैं, मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं स्मॉल अमाउंट में। इसके अलावा ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड, ये सभी भी प्रेजेंट होता है। ये जो भी प्रेजेंट होता है, चाहे वो आपका अगर बात करें चाहे वो मिनरल्स हो या ग्लूकोज, एमिनो एसिड और लिपिड हो, ये सब जो प्लाज्मा में होते हैं ये हमेशा ट्रांजिट इन द बॉडी, दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। ट्रांजिट इन द बॉडी कहने का मतलब कि ये हमेशा बॉडी में मूव करते रहते हैं। आ रहा बात समझ? तो ट्रांजिट का मतलब होता है मूव करना। फैक्टर फॉर कोगुलेशन, इसके अलावा प्लाज्मा में कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो कि कोगुलेशन या ब्लड के क्लॉटिंग को सपोर्ट करने का काम करते हैं, ये जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं इन एक्टिव फॉर्म में। एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है, इन एक्टिव फॉर्म में होता है। अगर एक्टिव फॉर्म में रहेगा तो ब्लड क्या होगा, हमेशा कोगुलेट रहेगा, फिर तो आपके बॉडी में सर्कुलेट ही नहीं कर पाएगा। आ रहा है बात समझने? तो ये एक्टिव फॉर्म में कब कन्वर्ट होते हैं, जब आपको किसी प्रकार का इंजरी हो गया, डैमेज हो गया, तो उस केस में ये इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं और उसके बाद ये ब्लड के कोगुलेशन को सपोर्ट करते हैं। ठीक, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, वो प्लाज्मा जिसमें कि क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता, यानी प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सीरम बोलते हैं। ठीक, तो सीरम क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे सीरम इज द that type of plasma in which clotting factor is absent। आ रहा है बात समझ में? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में। तो पहले ही हम लोग देख चुके थे कि ब्लड जो होता है दो पार्ट के मिलने से बनता है, प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा कितना था, तो प्लाज्मा था आपका 55%, फॉर्म एलिमेंट कितना होता है 45% होता है। फॉर्म एलिमेंट में 3 एलिमेंट देखने को मिलता है, एरिथ्रोसाइट, लिकोसाइट, प्लेटलेट्स। एरिथ्रोसाइट को आरबीसी कहते हैं, लिकोसाइट को डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम आप यहीं पे भी लिख सकते हैं या फिर आगे भी देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं प्लेटलेट्स को। ठीक, और इन्हीं तीनों को एक साथ क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट। इसका मतलब अगर कोई पूछेगा कि ब्लड किससे बना हुआ होता है तो क्या बोलेंगे, ब्लड में एक तो प्लाज्मा होता है और दूसरा क्या होता है आपका डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और आपका प्लेटलेट्स होता है। इन्हीं 3 चीज और एक प्लाज्मा के मिलने से क्या हुआ है, ब्लड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक, 45% होता है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट, कितना पार्ट होता है, तो 45% होता है आपके ब्लड का। एरिथ्रोसाइट और आरबीसी आर मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल इन द ब्लड। हमारे अगर ब्लड में बात करें तो तीनों फॉर्म्ड एलिमेंट में से सबसे अधिक जो फॉर्म्ड एलिमेंट पाया जाता है वो कौन होता है, एरिथ्रोसाइट, या इसी का दूसरा नाम है आरबीसी। अगर 1 मिलीमीटर क्यूब लेते हैं, मतलब कि 1 मिलीमीटर क्यूब कहने का मतलब कि 1 मिलीमीटर लेंथ होना चाहिए, 1 मिलीमीटर ब्रीथ होना चाहिए और 1 मिलीमीटर क्या होना चाहिए, आपका हाइट होना चाहिए। आ रहा बात समझ? तो 1 मिलीमीटर क्यूब जब लेंगे ब्लड से, 1 मिलीमीटर क्यूब को काट के निकालेंगे तो उनमें जो आरबीसी का संख्या होगा वो 5 मिलियन से 5.5 मिलियन आरबीसी मौजूद होता है ब्लड के 1 मिलीमीटर क्यूब में, यानी कि 50 से 55 लाख आरबीसी प्रेजेंट होता है 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। आरबीसी जो होता है वो बनता कहाँ है, तो सबको मालूम है रेड बोन मैरो में बनता है एडल्ट में। जो एडल्ट होते हैं तो एडल्ट में क्या होता है, बोन मैरो होता है। हम लोग सब देखे होंगे, चिकन उकन अगर खाते होंगे तो चिकन में जो लेग पीस होता है उसको जब तोड़ते हैं तो बीच में अंदर में रेड टाइप का पार्ट होता है, उसी को बोलते हैं रेड बोन मैरो। तो आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में, जिसको हिंदी में अस्थि मज्जा भी बोलते हैं, तो रेड बोन मैरो में बनता है। आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द मैमल, जितने भी मैमल्स होते हैं उनके आरबीसी, मोस्ट ऑफ द मैमल बोला है, 1-2 एक्सेप्शन को छोड़कर, मोस्ट ऑफ द मैमल में
आरबीसी के पास क्या होता है, न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है। न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होने के कारण स्पेस ज्यादा मिल पाता है, इसलिए आरबीसी इजीली आसानी से आपके ऑक्सीजन को कैरी करके लेकर जा पाता है। आ रहा बात समझ में? ठीक, तो ऑक्सीजन को कैरी करने के कारण ही आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है। इसका शेप कैसा होता है, तो बाइकनकेव, मतलब दोनों साइड से धंसा हुआ होता है। जैसे कि आप पेड़ा देखोगे तो पेड़ा क्या होता है, दोनों साइड से धंसा हुआ होता है, इसको बोलते हैं बाइकनकेव इन शेप। इसका कलर कैसा होता है, तो दे हैव अ रेड कलर, आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। जो आरबीसी होता है वो रेड क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है। जो पिगमेंट कैसा होता है, आयरन कंटेनिंग होता है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है हीमोग्लोबिन, हीम शब्द जो होता है वो आयरन के लिए हमेशा यूज किया जाता है। ठीक, तो हीमोग्लोबिन का मतलब कि कैसा पिगमेंट है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। तो आरबीसी में क्या पाया जाता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट पाया जाता है, और आयरन कंटेनिंग पिगमेंट पाए जाने के कारण ही आरबीसी का कलर कैसा होता है, रेड होता है। और आरबीसी का कलर रेड होने के कारण हमारा ब्लड कैसा होता है, रेड होता है। जबकि अगर कॉकरोच में आप देख लीजिएगा तो कॉकरोच में उनके अगर कॉकरोच के ब्लड जो होता है वो व्हाइट होता है। क्यों, क्योंकि उनमें अगर बात करेंगे तो उनमें आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए उनका ब्लड कैसा होता है, कॉकरोच का व्हाइट होता है। आ रहा बात समझने? चलिए, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, दे हैव अ रेड कलर। इनका कलर क्या होता है, रेड होता है, क्योंकि इनमें क्या होता है, आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पाया जाता है, जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और इस प्रकार से जो आरबीसी का कलर होता है वो रेड होता है, और इनका नाम भी क्या पड़ा है, रेड ब्लड सेल्स। आ रहा बात समझने? अब एक हेल्दी इंडिविजुअल यानी एक अच्छे या तंदुरुस्त व्यक्ति में अगर बात करें तो उनमें 100 ml अगर ब्लड को लेते हैं तो उनमें जो हीमोग्लोबिन का अमाउंट होगा वो कितना होगा, 12 से 16 ग्राम अमाउंट प्रेजेंट होता है। ठीक, ये हीमोग्लोबिन जो होते हैं, देखिए आरबीसी जो होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, और यही हीमोग्लोबिन जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑक्सीजन को कैरी करके लेकर जाने में। जब हम पढ़ाएंगे आपको सारा एक एक चैप्टर करके जब बताएंगे तो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम लोग देखेंगे कि हीमोग्लोबिन के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन आकर बाइंड करता है और फॉर्म करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, और यही जो होता है हीमोग्लोबिन कैरी करके क्या करता है कि एल्बियोलाई से ऑक्सीजन को टिश्यू तक लेकर जाता है। आ रहा बात समझ में? फिर टिश्यू के पास डिफ्यूजन होता है O2 का, यानी O2 जो है निकल के वो आरबीसी से कहाँ चला जाता है, टिश्यू में, और टिश्यू से CO2 निकलकर वापस से आ जाता है कहाँ पर, आरबीसी में, और इस प्रकार से कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, आ रहा है बात समझ? तो ये सब सारा चीज वहां पढ़ेंगे। तो जो आपके आरबीसी में हीमोग्लोबिन होते हैं यही क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, और ये मैक्सिमम, इसमें नहीं लिखा हुआ लेकिन बता देते हैं, मैक्सिमम हीमोग्लोबिन जो होता है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद देखते हैं कि आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है यानी कितने दिन के लिए ये जीवित रहता है, वो 120 दिन के लिए। उसके बाद क्या होता है कि आरबीसी जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है स्प्लीन में। स्प्लीन मतलब कि आपका बीन शेप का एक ऑर्गन होता है आपका, उसको बोलते हैं स्प्लीन, जहां पर क्या होता है आरबीसी जो होता है 120 दिन पूरा करने के बाद वहां पर खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए उसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है, कब्र, तो आरबीसी का कब्र भी बोलते हैं क्योंकि वहीं पर दफन हो जाता है आरबीसी, तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, या इसी का दूसरा नाम लिख लीजिएगा, इसको रिजर्वॉयर ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। रिजर्वॉयर क्यों, क्योंकि यहीं पर आरबीसी स्टोर हो जाता है, यानी यहीं पर ट्रैप हो जाता है, इसलिए स्प्लीन का दूसरा नाम है रिजर्वॉयर ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। तो इसका ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी के बगल में आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा रिजर्वॉयर ऑफ आरबीसी। ठीक, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग लिकोसाइट देखने वाले हैं। लिकोसाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, WBC भी बोलते हैं। ये कलरलेस होता है। क्यों कलरलेस होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन इसमें नहीं होता है। जिसमें हीमोग्लोबिन होगा वो रेड कलर का होगा, जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होगा वो क्या होगा, कलरलेस होगा। ठीक, तो ये कलरलेस होता है। ये न्यूक्लिएटेड होता है, यानी इसमें न्यूक्लियस होता है, और इसका संख्या काफी कम होता है। तीनों फॉर्म्ड एलिमेंट में से अगर बात करें तो सबसे कम जो संख्या होता है वो आपका ल्यूकोसाइट का ही होता है। सबसे अधिक संख्या होता है आरबीसी का, उसके बाद प्लेटलेट्स का 1.5 से 3.5 लाख होता है 1 मिलीमीटर क्यूब में, और सबसे कम ल्यूकोसाइट का, इसका जो संख्या होता है वो 6000 से 8000 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होता है। ल्यूकोसाइट जो होता है वो जनरली शॉर्ट लिव, कम समय के लिए होता है, हार्डली 3 से 5 दिन तक ही रहता है। वी हैव 2 मेन कैटेगरी ऑफ WBC। WBC को हम लोग ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक ग्रेनुलोसाइट और दूसरा ए ग्रेनुलोसाइट। जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट, जिस WBC के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते उसको बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइट। ठीक,
तो ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट हम लोग देखें तो ग्रेनुलोसाइट का 3 एग्जांपल है, कौन कौन याद रखिएगा, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल। इसको आप शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं, बेन करके देखे होंगे, गुजरात में किसी भी औरत को बेन बोला जाता है, मोटा बेन या किस तरह बेन, तो BEN। तो बी से क्या हो गया बेसोफिल, ई से क्या हो गया इयोसिनोफिल और एन से न्यूट्रोफिल। तो ये बेन जो है BEN, बेन जो है ये आपका क्या होता है ग्रेनुलोसाइट होता है। जबकि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट का अगर बात करें तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट क्या होता है आपका ए ग्रेनुलोसाइट होता है, यानी इनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक, अब सबका हम लोग क्वांटिटी एक बार चेक करते हैं। तो न्यूट्रोफिल जो होता है वो सबसे अधिक पाए जाने वाला WBC है, यानी WBC में से भी देखेंगे कि कौन सा WBC सबसे अधिक देखने को मिलता है, तो वो है न्यूट्रोफिल। इसका जो परसेंटेज होता है टोटल WBC, सपोज कीजिए 100% मानकर चलते हैं, तो उस 100% में से अकेला 60 से 65% जो टोटल WBC का वो अकेला न्यूट्रोफिल होता है। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग तो बेसोफिल सबसे लिस्ट होता है, इसका परसेंटेज कितना होता है तो 0.5 से 1% होता है। इसके अलावा 6 से 8% न्यूट्रोफिल मोनोसाइट जो होते हैं वो फैगोसिटिक नेचर के होते हैं। फैगोसिटिक नेचर का मतलब, फैगोसाइट का मतलब होता है किसी फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ करना, उसको बोलते हैं फैगोसाइट, और किसी फॉरेन पार्टिकल को ड्रिंक कर जाना उसको बोलते हैं पिनोसाइट। ये दोनों टर्म याद रखिएगा। फैगोसाइट का मतलब कि जैसे हम लोग किसी चीज को पीते हैं तो उसको बोलते, जब सेल किसी चीज को पीता है तो उसको बोलते हैं पिनोसाइट, और जब किसी चीज को खाता है तो बोलते हैं फैगोसाइट। तो 6 से 8% न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट के ऐसे सेल हैं, 6 से 8% न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट के ऐसे सेल हैं जो फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? फैगोसाइटिक। इसका मतलब कि ये फॉरेन ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय। मतलब डिस्ट्रॉय कैसे करते होंगे? तो इंगल्फ करने के द्वारा, यानी वो खा लेते होंगे और इस तरह से फॉरेन पार्टिकल्स को क्या करते हैं? वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो एंटर करता है हमारे बॉडी में। इसके अलावा बेसोफिल, सबको मालूम है बेसोफिल सबसे लिस्ट होता है WBC में 0.5 से 1%। ये सीक्रेट करता है 3 तरह के केमिकल, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपेरिन। कौन कौन? हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपेरिन। और ये इन्वॉल्व होता है आपके इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में देखेंगे कभी कभी जलन होता है, तो वो जलन इन्हीं केमिकल के कारण होता है, हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरिन के कारण। ठीक, इसके अलावा इयोसिनोफिल हम लोग देखें, इयोसिनोफिल का परसेंटेज कितना है? 2 से 3%। कितना है? 2 से 3%। अभी तक हम लोग न्यूट्रोफिल का परसेंटेज 60 to 65%, बेसोफिल का परसेंटेज अगर बात करेंगे तो 0.5 से 1%, इयोसिनोफिल का परसेंटेज 2 to 3%, यानी तीनों का हम लोग ग्रेनुलोसाइट में तीनों का परसेंटेज देख लिए। ये 2 से 3% होता है और ये क्या करता है कि ये इन्फेक्शन को रेजिस्ट करता है, यानी इन्फेक्शन होने से रोकता है। आ रहा है बात समझ में? इसके अलावा ये इन्वॉल्व होता है एलर्जिक रिएक्शन में भी, यानी एलर्जिक रिएक्शन में भी ये क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। कौन? न्यूट्रोफिल नहीं, कौन? इयोसिनोफिल एलर्जिक रिएक्शन के साथ भी एसोसिएट होता है, यानी एलर्जिक रिएक्शन कहीं ना कहीं इसके कारण भी हम लोग को देखने को मिलता है। आ रहा बात समझ में? ठीक, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो लिम्फोसाइट वो कितना होता है? 20 से 25%। 20 से 25% होते हैं टोटल लिम्फोसाइट, और ये 2 मेजर टाइप के होते हैं। कौन कौन? बी एंड टी लिम्फोसाइट। कौन कौन? 2 तरह के लिम्फोसाइट होते हैं, बी और टी लिम्फोसाइट। बता भी देते हैं कि बी को बी क्यों बोलते हैं, टी को टी। देखिए ये जो नाम पर है वो मैच्योरेशन के आधार पर बना है। सबको मालूम है कि जितने भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट सब बनते हैं बोन मैरो में। अगर वो लिम्फोसाइट जो आपका मैच्योर होता है बोन मैरो में तो उसको बोलेंगे बी लिम्फोसाइट ही, और जो मैच्योर होता है आपके थाइमस में उसको क्या बोलते हैं? टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से बी और टी लिम्फोसाइट, यानी लिम्फोसाइट का परसेंटेज कितना होता है? 20 to 25%। ठीक, जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। तो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, जबकि टी लिम्फोसाइट होता है वो ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए ट्रांसप्लांटेशन के दौरान रिस्पॉन्सिबल होता है। बी लिम्फोसाइट ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, जबकि टी लिम्फोसाइट सेल इमीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। तो वो वहां पर हम लोग सारा चीज एक एक करके देखेंगे। पहले धीरे धीरे सीरीज से सारा चैप्टर आप फॉलो कीजिए, सारा आपको समझ में आने लगेगा। ठीक, तो कहने का मतलब कि आपको सारा चीज बता दिया, लेकिन एक चीज का परसेंटेज यहां पर जानबूझकर एनसीईआरटी छोड़ दिया, मोनोसाइट का। ठीक, तो आप सबको मालूम है कि टोटल WBC कितना था? 100%। अभी तक हम लोग क्या क्या देखिए? न्यूट्रोफिल कितना था? 60 से 65% हो गया। इसके अलावा अगर बात करें तो 2 से 3% इयोसिनोफिल हो गया, यानी कितना हो गया? लगभग अगर मान के चले तो आपका 68%, 69% हो गया। इसके अलावा 0.5 से 1% अगर बात करें तो वो क्या हो गया आपका? वो हो गया आपका बेसोफिल हो गया, यानी 70%, और लिम्फोसाइट 20 से 25%, यानी 90 से 95% हो गया। इसके अलावा 5 to 7% अगर बात करें तो वो
आपका मोनोसाइट। तो लिख लीजिएगा मोनोसाइट का जो रेंज होता है, यानी मोनोसाइट का जो परसेंटेज होता है, वो जानबूझ के नहीं दिया हो लेकिन बाद में दे देगा। तो मोनोसाइट का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है आपका 5 to 7%। इसी के अप्रॉक्स जो भी आपको रेंज दिखाई देगा उस पर हम लोग टिक करेंगे हम लोग। चलिए, तो यहां पर हम लोग देख लिए इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। प्लेटलेट्स, तीसरा फॉर्म्ड एलिमेंट कौन सा होता है? तीसरा फॉर्म्ड एलिमेंट होता है प्लेटलेट। प्लेटलेट्स को भी हम लोग थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ये जो प्लेटलेट्स होता है ये बनता किससे है? तो ये एक प्लेटलेट जो होता है वो सेल का फ्रैगमेंट होता है। सेल का फ्रैगमेंट कहने का मतलब कि एक सेल का टुकड़ा होता है जो प्रोड्यूस होता है आपका मेगाकैरियोसाइट सेल्स के, ठीक। तो मेगाकैरियोसाइट जो सेल होता है ये स्पेशल सेल होता है जो कहां प्रेजेंट होता है? आपके बोन के मैरो में प्रेजेंट होता है, यानी कि सेम चीज वही आपके अस्थि मज्जा में प्रेजेंट होता है, एक मेगाकैरियोसाइट सेल। और यही मेगाकैरियोसाइट सेल जब टूटता है तो इसके फ्रैगमेंट को क्या हम लोग बोलते हैं? इसके फ्रैगमेंट को हम लोग बोलते हैं प्लेटलेट्स बोलते हैं, ठीक। ब्लड जो होता है, ब्लड में नॉर्मली जो प्लेटलेट होता है उसका संख्या जो होता है 1,50,000 to 3,50,000 प्लेटलेट देखने को मिलता है पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, ठीक। प्लेटलेट जो होता है ये रिलीज करता है बहुत सारे सब्सटेंस को, जिसमें से मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं किसमें? तो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस जो होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं ब्लड के कोगुलेशन में या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। यानी कि प्लेटलेट जो होता है वो रिलीज करता है वेराइटी ऑफ सब्सटेंस, जिनमें से मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं आपके ब्लड के क्लॉटिंग या ब्लड के कोगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं, यानी ब्लड को क्लॉट करते हैं। और सबको मालूम है कि प्लेटलेट्स जो होता है वो क्या करता है? ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब सपोज कीजिए कि किसी कारणवश आपका बॉडी से प्लेटलेट्स का संख्या कम हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपको क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। मतलब कि आपका जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं हो पाएगा और जिसके कारण ब्लड का एक्सेसिव लॉस होने लगेगा आपके बॉडी से। तो प्लेटलेट्स कम हो जाने के कारण क्या होता है कि खून का बहना बंद नहीं होता है, आपके बॉडी से कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होते रहता है, क्योंकि ब्लड जो होता है वो क्लॉट नहीं कर पाता। और हम लोग देखते भी है कि डेंगू के केस में क्या होता है कि डेंगू के केस में क्या होता है या मलेरिया के केस में क्या होता है कि प्लेटलेट का संख्या कम हो जाता है। प्लेटलेट का संख्या कम होने के कारण क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो काफी थीन यानी पतला हो जाता है, पानी के जैसा हो जाता है। तो प्लेटलेट क्या करता है? आपके ब्लड को क्लॉट करने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है, ठीक। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। सबको मालूम है कि ब्लड जो होता है देखने में बाहर से तो सबका ब्लड सेम लगता है, सबका एक ही जैसा ब्लड रहता है, देखने में बाहर से लाल कलर का ब्लड रहता है। लेकिन ये भी क्या होता है कि कुछ एस्पेक्ट में ये क्या होता है कि ये कुछ एस्पेक्ट में तो सिमिलर लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये ब्लड जो होता है वो एक दूसरे से वैरी करता है, ठीक। तो यहां पर हम लोग उसी चीज के बारे में पढ़ने वाले, दो प्रकार के ब्लड के ग्रुपिंग के बारे में पढ़ने वाले। वैसे है तो बहुत सारे ब्लड ग्रुप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्लड ग्रुप है, लेकिन जो वाइडली पूरे दुनिया भर में जो फेमस है ब्लड ग्रुप, वो दो ही प्रकार के ब्लड ग्रुप फेमस है। सबसे पहला एबीओ ब्लड ग्रुप है और दूसरा है आरएच ब्लड ग्रुपिंग, जो कि पूरे दुनिया में फेमस है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। एबीओ पहले ग्रुपिंग हम लोग देखते हैं। देखिए ध्यान से, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो होता है वो बेस्ड होता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। मतलब कि आपके आरबीसी का जो मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन पर दो एंटीजन प्रेजेंट होता है, ठीक। एक ए एंटीजन होता है, दूसरा बी एंटीजन होता है। और किसी आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं होता है, जिसको हम लोग जीरो एंटीजन भी बोलते हैं, जीरो बोला जाता है। लेकिन उसी को लोग क्या किए हैं कि अब ओ बोलना शुरू किए हैं। वो ओ नहीं होता है, वो जीरो होता है, ठीक। लेकिन आज के समय में लोग क्या बोलने लगे हैं? ओ बोल रहे हैं, ठीक। तो क्या होता है कि किसी सरफेस के ऊपर एंटीजन होता है, किसी सरफेस के ऊपर एंटीजन नहीं होता है। आ रहा बात में? अब एक बात ध्यान सुनिएगा कि एंटीजन जैसा एंटीजन होगा वैसा ही आपका ब्लड ग्रुप होगा, ठीक। यानी ए एंटीजन, सपोज कीजिए कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति के आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन है, इसका मतलब ब्लड ग्रुप क्या है? ए ब्लड ग्रुप है। कोई व्यक्ति है और उसके आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन है, इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप क्या है? बी है। कोई व्यक्ति है उसके सरफेस पे आरबीसी के सरफेस पे मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं है, इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप कैसा है? ओ है, या जीरो उसको बोलते हैं। एग्जैक्ट टर्म है जीरो, लेकिन ओ हम लोग बोलते हैं, बार बार बोल रहे हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि एज जैसा एंटीजन वैसा ही क्या होगा? हमारा ब्लड ग्रुप होगा। एंटीजन होता क्या है? तो एंटीजन वो केमिकल होता है दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स कहने का मतलब है कि एंटीजन एक प्रकार का केमिकल होता है, जब बॉडी में जाता है। सपोज कीजिए कि हम लोग किसी व्यक्ति के बॉडी से हम लोग बी ब्लड ग्रुप लिए। कौन सा ब्लड ग्रुप? बी ब्लड ग्रुप,
ठीक। अच्छा, बी ब्लड ग्रुप लिए तो उसमें एंटीजन कौन सा होगा? बी एंटीजन होगा, तभी तो उसका ब्लड ग्रुप क्या बी है। जब ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के बॉडी में डालेंगे बी ब्लड ग्रुप के एंटीजन, बी ब्लड ग्रुप को डालेंगे तो क्या होगा कि बी एंटीजन के कारण उनके बॉडी का इम्यून जो रिस्पॉन्स है वो इंड्यूस हो जाएगा, यानी एक्टिव हो जाएगा। आ रहा बात समझ? फिर वो चेक करेगा कि क्या ये जो एंटीजन है या क्या ये हमारे एंटीबॉडी के साथ मैच करता है। अगर एंटीबॉडी के साथ मैच करेगा तो मार देगा, और एंटीबॉडी के साथ मैच नहीं करेगा तो नहीं मारेगा। जैसे कि एग्जांपल, ध्यान सुनिएगा, दो बात ध्यान से, जैसा ब्लड ग्रुप होता है, जैसा एंटीजन होगा वो ब्लड ग्रुप होगा, और जो ब्लड ग्रुप होगा उसका जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी होगा। सपोज कीजिए किसी व्यक्ति के आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन है, इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, ठीक। लेकिन उसमें एंटीबॉडी कौन होगा? बी होगा। क्यों एंटीबॉडी बी होगा? क्यों सेम नहीं होगा? क्योंकि अगर सेम एंटीबॉडी रहेगा तो वो खुद के आरबीसी को ही मार देगा। आ रहा है बात समझने? ठीक। अगर बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या है? बी है, और बी ब्लड ग्रुप है तो इसका मतलब एंटीबॉडी कौन होगा? ए होगा, क्योंकि अगर बी एंटीबॉडी होगा तो उसका मतलब कि वो खुद के ही मारना शुरू कर देगा, अपने ही आरबीसी को मारना शुरू कर देगा। इसका मतलब बी ब्लड ग्रुप है, यानी बी एंटीजन हो तो एंटीबॉडी कौन होगा? ए होगा। आ रहा बात समझ? अगर किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं है तो उस केस में दोनों प्रकार के एंटीबॉडी होंगे, ए भी होंगे और बी भी होंगे, क्योंकि उस केस में फर्क ही नहीं पड़ेगा। आ रहा बात समझ? क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप पे कोई एंटीजन ही नहीं है तो खुद के आरबीसी को वो नहीं मार पाएगा, ठीक। तो वही कहने का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति के ब्लड को दूसरे व्यक्ति के बॉडी में डालते हैं तो उसका एंटीजन को पहले एंटीबॉडी चेक करता है, और जैसे ही एंटीजन ब्लड डालते हैं, ब्लड डाल रहे हैं इसका मतलब क्या? एंटीजन डाल रहे हैं, तो एंटीजन डालने के साथ ही उसका इम्यून रिस्पॉन्स होगा वो इंड्यूस मतलब एक्टिव हो जाएगा, और वो चेक करेगा कि क्या ये जो हमारा एंटीबॉडीज है उसके साथ एंटीजन मैच कर रहा है। अगर मैच करेगा तो वो मार देगा, और मैच नहीं करेगा तो वो नहीं मारेगा, ठीक। आरबीसी ए एंड बी, दो प्रकार के एंटीजन होते हैं आरबीसी के ऊपर, ए एंड बी। इसी प्रकार से प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडी। प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में भी दो प्रकार के एंटीबॉडी देखने को मिलता है, एक ए एंटीबॉडी और दूसरा बी एंटीबॉडी। पहले ही बोल चुके हैं कि जैसा एंटीजन होगा उसका जस्ट अपोजिट एंटीबॉडीज होगा, ठीक। तो एंटीबॉडी भी दो तरह का होता है, ए और बी। एंटीबॉडी क्या होता है? तो एंटीबॉडी सबको मालूम है, एंटीबॉडी एक प्रोटीन होता है जो कि एंटीजन के रिस्पॉन्ड में एंटीजन के अगर बात करें तो एंटीजन के प्रति रिस्पॉन्ड देता है। यानी कि एंटीबॉडी क्या है? तो बोल सकते हैं कि एंटीबॉडी एक प्रकार का अगर बात करें तो वो प्रोटीन है जो प्रोड्यूस होता है किसके रिस्पॉन्स में? तो वो एंटीजन के रिस्पॉन्ड में वो प्रोड्यूस होता है, ठीक। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन 4 ग्रुप ऑफ ब्लड। हम लोग 4 ब्लड के ग्रुप में एंटीजन और एंटीबॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ओ। हो सकता है कि किसी बॉडी के सरफेस पर ए एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। हो सकता है किसी बॉडी के सरफेस पे बॉडी मतलब कि आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा? बी होगा। हो सकता है कि दोनों ही एंटीजन है आरबीसी के सरफेस पे तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा, और किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं है इसका मतलब ब्लड ग्रुप कैसा होगा? ओ हो जाएगा, या जीरो बोल सकते हैं, ठीक। यू प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड, हम लोग को सबको मालूम है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान किसी भी ब्लड का हम लोग यूज इस्तेमाल नहीं कर सकते। ब्लड ऑफ डोनर हैज टू बी केयरफुली मैच विथ ब्लड ऑफ रेसिपिएंट। यानी कि अगर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना है तो डोनर के ब्लड को मैच करना होगा रेसिपिएंट के ब्लड ग्रुप के साथ। यानी ए ब्लड ग्रुप है तो ए ही ब्लड हम लोग डालेंगे, बी ब्लड ग्रुप नहीं डालेंगे। आ रहा बात समझ में? इसका मतलब कि ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने से पहले हम लोग को क्या नीड होता है? हम लोग को नीड होता है कि ब्लड को हम चेक करें, और जो ब्लड ग्रुप है आपका रेसिपिएंट का वही ब्लड ग्रुप डोनर का भी होना चाहिए। आ रहा बात समझ में? एक्सेप्ट ओ को छोड़कर, क्योंकि ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। आ रहा बात समझ में? और एक ए बी को छोड़कर यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, वो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग एक चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं कि इस चार्ट में क्या लिखा हुआ है। इस चार्ट में लिखा हुआ है हमारे कि ब्लड ग्रुप, देखिए ध्यान से, जैसा एंटीजन है वही ब्लड ग्रुप दिया हुआ है। देखिए एंटीजन ए है ऑन आरबीसी तो ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन बी लिखा हुआ है तो ब्लड ग्रुप क्या है? बी है। ए बी है, ए और बी दोनों ही एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए बी हो गया, और किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है। यानी कि ओ नहीं, इसको जीरो बोल सकते हैं, ठीक। तो ये जीरो ब्लड ग्रुप है, ठीक। अब ध्यान से देखिए एंटीबॉडी वाले ब्रैकेट में जो एंटीजन है उसका जस्ट अपोजिट एंटीबॉडीज है। एंटीजन ए है तो एंटीबॉडीज बी है, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडीज ए है, एंटीजन दोनों ही है तो एंटीबॉडी कुछ नहीं है, और एंटीजन कुछ नहीं है तो एंटीबॉडीज दोनों ही है। आ रहा बात समझ में? ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और ध्यान से एक लाइन लिख लीजिएगा कॉपी में कि जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो
एंटीजन ऑफ डोनर शुड नॉट बी मैच विथ एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट, यानी जब भी हम ब्लड डोनेट करते हैं किसी व्यक्ति का, तो देने वाले का ब्लड ग्रुप का एंटीजन लेने वाले के एंटीबॉडी के साथ मैच नहीं करना चाहिए। अगर ये काम बस पूरा हो गया, इसके अलावा कुछ भी आप ब्लड ग्रुप दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। केवल एंटीजन नॉट मैच करना चाहिए आपके एंटीबॉडीज ऑफ रेसिपिएंट के साथ। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए ब्लड ग्रुप वाले में अगर बात करें तो ए ब्लड ग्रुप वाले में एंटीबॉडी कौन सा है, बी है, और डोनर बी है। ठीक, और डोनर कौन कौन है, देने वाला कौन कौन है, ए है, और ओ ब्लड ग्रुप वाला है। ए क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ए का एंटीजन इसका क्या है, ए है, और इसमें एंटीबॉडी क्या है, बी है। तो देखिए एंटीजन और एंटीबॉडी क्या मैच कर रहा है, नहीं। ओ ब्लड ग्रुप देखिए तो ओ ब्लड ग्रुप का एंटीजन क्या होता है, कुछ नहीं होता है, तो वैसे भी वो मैच नहीं कर रहा है। लेकिन यहीं पर अगर बी देते तो बी एंटीजन और एंटीबॉडी भी क्या हो गया, बी हो गया, तो क्या होता है, वो ब्लड जो होता है वो हम लोग देने के साथ ही वो ब्लड क्लम्पिंग हो जाता है, यानी डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए क्या बोले कि डोनर का एंटीजन रेसिपिएंट के एंटीबॉडी के साथ मैच नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि बी वाले ब्लड ग्रुप को केवल बी ब्लड ग्रुप दे सकते हैं और एक ओ देख सकते हैं, ए बी वाले को चारों ही दे सकते हैं ब्लड, और ओ वाले को केवल ओ देख सकते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, दोनों प्रकार का एंटीबॉडीज होता है। आ रहा बात समझ में। ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल डोनर क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये ओ जो है वो चारों के चारों ब्लड को ब्लड दे सकता है, और ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों, क्योंकि ए बी देखिए सभी ब्लड के ब्लड ग्रुप को, सभी किसी भी ब्लड ग्रुप को वो ले सकता है, इसलिए यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। आ रहा है बात समझ में। ठीक, चलिए देखते हैं उसके बाद। फ्रॉम द अबव मेंशन टेबल इट इज एविडेंट दैट ग्रुप ओ ब्लड, हम लोग ऊपर दिए हुए टेबल से ये देखते हैं कि ओ ब्लड जो है वो डोनेट कर सकता है टू अ पर्सन विथ एनी अदर ब्लड ग्रुप, किसी भी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकता है, इसके अलावा ओ ब्लड ग्रुप को भी दे सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, क्योंकि ये सभी को ब्लड दे सकता है, इसलिए यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। ए बी पर्सन जो है वो एक तो ब्लड ए बी से एक्सेप्ट कर सकता है, इसके अलावा और भी सभी ब्लड ग्रुप के ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। आ रहा बात समझ। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे आरएच ग्रुपिंग के बारे में। ठीक, तो आरएच ग्रुपिंग के बारे में देखेंगे, तो आरएच ग्रुपिंग हम लोग क्या देखेंगे, अनदर एंटीजन, द आरएच एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन रिसस मंकी। देखिए आरएच एंटीजन जो होता है ये भी ये सबसे पहले कहां पर देखा गया था, एक बंदर में। बंदर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, रिसस मकाका, यानी जो मंकी था, रिसस मंकी जो था, उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, रिसस मकाका। आ रहा है बात समझ में। तो रिसस मकाका में यह एंटीजन देखने को मिला था, और यही एंटीजन हमारे अंदर भी देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कहीं ना कहीं हमारा जो पूर्वज थे वो कौन थे, बंदर थे। आ रहा है बात समझ में, क्योंकि एंटीजन हम लोग का एक जैसा लगता है। ठीक, तो उन्हीं के नाम के ऊपर उस एंटीजन का नाम क्या रखा गया, शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं आरएच एंटीजन। आ रहा बात समझने। तो जिसके भी आरबीसी के सरफेस पे एक तो ए बी एंटीजन होता है, दूसरा आरएच एंटीजन प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे आरएच पॉजिटिव, और जिसके आरबीसी के सरफेस पे आरएच एंटीजन नहीं होगा यानी एब्सेंट होगा, उसको बोलेंगे आरएच निगेटिव। ठीक, तो मेजोरिटी यानी मोस्ट ऑफ द पूरे दुनिया में अगर 100% पीपल है तो उसमें से 80% पीपल ऐसे हैं जिनके सरफेस पर आरएच एंटीजन देखने को मिलता है, यानी वो आरएच पॉजिटिव होते हैं, और वो जिसके सरफेस पे एंटीजन आरएच एंटीजन एब्सेंट होता है उनको क्या बोलते हैं, आरएच निगेटिव। यानी 20% कैसे लोग हैं, आरएच निगेटिव वाले लोग हैं, मतलब कि 100 में से 20 लोग ही आपको आरएच निगेटिव वाले दिखाई देंगे। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे एक केस देखेंगे, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटिलिस का केस पढ़ेंगे। होता क्या है कि ध्यान से देखिए, सपोज कीजिए कि किसी मेल का शादी हो गया किसी फीमेल के साथ, फीमेल कैसी है, आरएच निगेटिव है, मेल कैसा है, आरएच पॉजिटिव है। ध्यान सुनिएगा। ठीक, होगा क्या कि आरएच, आप लोग अगर क्लास 12 में देखेंगे तो सबको मालूम है कि डोमिनेंट F1 जनरेशन में हमेशा अपने आप को कौन एक्सप्रेस करता है, डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस करते हैं, रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो यहाँ पर डोमिनेंट जो कैरेक्टर है वो कौन है, RH पॉजिटिव है। तो जब दोनों को क्रॉसिंग करेंगे, क्रॉसिंग नहीं बोल सकते यहाँ पर, बोलेंगे कि दोनों को रिप्रोड्यूस करेंगे, तो जो उनके कारण ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उनमें जो ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा वो कौन सा होगा, RH पॉजिटिव, क्योंकि RH पॉजिटिव कैसा ब्लड ग्रुप होता है, डोमिनेट होता है। ठीक, अगर ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो सिंपल अब मान के चलिए कि जब किसी माँ के अंदर, जब किसी मेल का जो RH पॉजिटिव है उसका शादी किया जाता है फीमेल RH निगेटिव वाले के साथ, तो बच्चा जब भी बनेगा हमेशा उसका ब्लड कैसा होगा, RH पॉजिटिव ब्लड होगा। ठीक,
तो जब किसी माँ के पेट में ऐसा बच्चा होता है जो कि RH पॉजिटिव ब्लड वाला है, जाहिर सी बात है क्योंकि उसके पिता रहे होंगे RH पॉजिटिव, तो होता क्या है, माँ तो RH निगेटिव है, बच्चा क्या है RH पॉजिटिव है, ठीक। तो होता क्या है कि पहले प्रेगनेंसी के दौरान यानी फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान दोनों का ब्लड जो होता है वो वेल सेपरेट होता है प्लेसेंटा के द्वारा, ठीक। लेकिन डिलीवरी के दौरान कुछ ब्लड जो होता है वो मिक्स हो जाता है, यानी फीटस का ब्लड जो होता है वो माँ के ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। अब माँ के बॉडी के अंदर क्या होने लगता है कि RH एंटीबॉडी बनने लगता है। सबको मालूम है कि जब या आप लोग सुन लीजिए, जब RH पॉजिटिव ब्लड RH पॉजिटिव ब्लड जो है RH निगेटिव ब्लड के कांटेक्ट में आता है, तो RH निगेटिव ब्लड में क्या बनने लगता है, RH पॉजिटिव ब्लड के प्रति एंटीबॉडीज यानी RH एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी बनना शुरू होता है। तो इसी तरह डिलीवरी के दौरान क्या होता है, कुछ स्मॉल अमाउंट में ब्लड जो होता है वो बच्चे का मिक्स हो जाता है माँ के साथ, तो माँ के अंदर क्या बनने लगता है, RH एंटीबॉडी बनने लगता है। अब माँ के अंदर RH एंटीबॉडीज बन रहा है, तो माँ के अंदर RH एंटीबॉडीज बनने लगा। अब जैसे ही उसके बाद दूसरा प्रेगनेंसी हुआ यानी दूसरा बच्चा हुआ, तो होता क्या है कि माँ के बॉडी से RH एंटीबॉडी जो है वो मूव करके चला जाता है फीटस के RBC में, यानी फीटस के ब्लड में, RBC नहीं फीटस के ब्लड में। और वो क्या करता है कि चूंकि RH पॉजिटिव कहाँ प्रेजेंट होता है, RBC के सरफेस पे, तो उसको मारने के चक्कर में सभी RBC को डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है, जिसके कारण जो बच्चे होते हैं उनमें ब्लड के कमी देखने को मिलती है, और इसके कारण कई सारी बीमारी जैसे एनीमिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, और भी अलग अलग प्रकार की बीमारी देखने को मिलती है। और इसी को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस। और इससे बचने के लिए हमारे पास एक उपाय होता है कि जैसे ही फर्स्ट डिलीवरी के तुरंत बाद एक ऐसा इंजेक्शन लगा दीजिए जो कि RH एंटीबॉडी के बनने को रोक दे। अरे बात सुनने, तो इसलिए इस तरह के एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस को रोकने के लिए तुरंत क्या करना चाहिए कि पहले डिलीवरी के तुरंत बाद क्या लगाना चाहिए, RH एंटीबॉडीज, क्या लगाना चाहिए, एंटी RH एंटीबॉडी लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, एंटी RH एंटीबॉडीज आपको लगाना चाहिए, ठीक। तो ये लगाना चाहिए आपको एंटी RH एंटीबॉडीज तुरंत पहले डिलीवरी के तुरंत बाद, ठीक। चलिए अब पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है कि एन RH निगेटिव पर्सन, जब RH निगेटिव पर्सन जो है, RH निगेटिव पर्सन कौन है, माँ है, इफ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड, RH पॉजिटिव ब्लड के कांटेक्ट में आता है, ठीक, यानी RH निगेटिव पर्सन का ब्लड RH पॉजिटिव ब्लड के कांटेक्ट में आता है, तो RH निगेटिव ब्लड जो होता है वो एंटीबॉडी बनाने लगता है RH एंटीजन के अगेंस्ट। एंड RH, इसलिए RH ग्रुप को भी मैच करना जरूरी होता है ब्लड के, किस चीज के लिए, ब्लड के चढ़ावा करने से पहले, यानी ब्लड को ट्रांसफ्यूज मतलब चढ़ाने से पहले RH ग्रुप भी मैच करना काफी जरूरी है। तो दो ग्रुपिंग मैच करते हैं, एक तो ABO ब्लड ग्रुपिंग और दूसरा RH ग्रुपिंग, ठीक। एक स्पेशल केस देखने को मिलता है, यानी RH इनकम्पैटिबिलिटी मतलब RH मिसमैचिंग का हम लोग को देखने को मिलता है। RH निगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर, एक प्रेग्नेंट मदर जिसका RH निगेटिव ब्लड है विथ RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फिटस, जहां पर फिटस का ब्लड क्या है, RH पॉजिटिव है। RH एंटीजन ऑफ द फिटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू RH निगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी, पहले प्रेगनेंसी के दौरान जो माँ का RH निगेटिव ब्लड जो होता है वो मिक्स नहीं हो पाता है फिटस के RH पॉजिटिव ब्लड के साथ, और दोनों ब्लड जो होते हैं वो वेल सेपरेटेड होते हैं प्लेसेंटा के द्वारा। सबको मालूम है कि माँ का बॉडी और बच्चे का बॉडी सेपरेट होता है एक दूसरे से प्लेसेंटा के द्वारा। लेकिन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, पहले बच्चे के डिलीवरी के दौरान देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ये चांसेस होता है कि माँ का जो ब्लड होता है वो बच्चे के स्मॉल अमाउंट ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। हमारा बात समझने, यानी फिटस से जो RH पॉजिटिव ब्लड होता है वो स्मॉल अमाउंट में माँ के ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। इन सच केसेस, इस केस में क्या होता है कि मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज, माँ क्या बनाना शुरू कर देती है, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है अगेंस्ट RH एंटीजन इन हर ब्लड, यानी अपने ब्लड में RH एंटीजन के खिलाफ। इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, जैसे ही नेक्स्ट प्रेगनेंसी आता है, RH एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर, जो माँ से RH एंटीबॉडीज निकलता है, ठीक, यानी RH निगेटिव ब्लड वाले माँ से जो RH एंटीबॉडीज जो बनता है वो मूव करके कहाँ चला जाता है, फीटस के ब्लड में, क्योंकि फिटस उनके पेट में ही होता है, सॉरी पेट नहीं यूट्रस में होता है, तो फिटस के बॉडी में चला जाता है, ठीक। एंड डिस्ट्रॉय द फिटल RBC, और फिटल के RBC को क्या करने लगता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, मार देता है। दिस कुड बी फैटल, ये जो होता है वो काफी फैटल मतलब घातक होता है फिटस के लिए, और इसके कारण ब्लड की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि क्या करता है RH एंटीबॉडी जो होता है वो फिटल के RBC को डिस्ट्रॉय कर देता है।
तो इसके कारण बहुत सारी बीमारी देखने को मिलती है, जैसे कि एनीमिया हो गया, जॉन्डिस देखने को मिलता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस, एंड दिस कैन बी अवॉइडेड बाई, और इसको हम लोग अवॉइडेड करते हैं किस प्रकार से, तो बाई, यानी इस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस होने से रोकते कैसे हैं, तो फर्स्ट चाइल्ड के डिलीवरी के तुरंत बाद क्या किया जाता है कि एंटी आरएच एंटीबॉडी दे देते हैं माँ के बॉडी में। तो माँ के बॉडी को पता ही नहीं चल पाता है कि उसका जो ब्लड है वो आरएच पॉजिटिव ब्लड के साथ मिक्स भी हुआ है, इसलिए आरएच एंटीबॉडीज ही नहीं बन पाता है, और इस प्रकार से सेकंड प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलता है। आ रहा है बात समझ में? तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, एंटी आरएच एंटीबॉडीज देना चाहिए। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोगुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ब्लड कोगुलेशन होता है। सबको मालूम है कि व्हेन यू कट योर फिंगर, जब आपका कभी फिंगर या कट हो जाता है या आपको कभी चोट लगता है, तो आपका जो बॉन्ड होता है वो कंटिन्यू ब्लीड नहीं करता है लंबे समय के लिए। ठीक, वो 2 से 3 मिनट के बाद क्या होता है, ब्लीडिंग करना रुक जाता है, बंद हो जाता है। आ रहा बात समझ? यूजुअली ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम। क्या आपको मालूम है क्यों? हाँ, क्योंकि ड्यू टू क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्योंकि ब्लड में क्या देखने को मिलता है, कोगुलेशन या क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्सेज टू इंजरी और ट्रॉमा। इंजरी या ट्रॉमा के केसेस में क्लॉटिंग या कोगुलेशन देखने को मिलता है। अच्छा, इसके ये जो मैकेनिज्म होता है क्लॉटिंग या कोगुलेशन का, इसके कारण ब्लड का लॉस होने से बचाया जाता है बॉडी से। यू वुड हैव बीन ऑब्जर्व अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम, आपने देखा होगा, हम लोग में भी देखा है कि जब किसी तरह का स्क्रैचेज या छिल जाता है हम लोग का, तो वहां पर देखोगे रेड कलर का स्कम बन जाता है, डार्क रेडिश ब्राउन का स्कम बन जाता है कट या इंजरी वाले साइड पर समय के साथ साथ। ठीक, इट इज क्लॉट, ये क्लॉट या कोगुलम होता है जो किससे बनता है, फिब्रिन के थ्रेड से बनता है। किससे बनता है, फिब्रिन के थ्रेड। आप लोग धागा देखे होंगे, सॉरी आप लोग जाल देखेंगे, नेट। तो नेट किससे बनता है, बहुत सारे धागा के, यानी बहुत सारे प्लास्टिक वाले धागे के आपस में क्या करने के, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने के कारण क्या बनता है, जाल बनता है, मछली वाला या कोई भी जाली देखे होंगे। ठीक, तो वैसा ही क्या होता है कि फिब्रिन जो होता है एक प्रकार का थ्रेड होता है जो क्या बनाता है, नेटवर्क ऑफ फिब्रिन जो है वो क्या बनाता है आपका, ये फिब्रिन जो होता है एक थ्रेड होता है जो कि नेटवर्क तैयार करता है, जिसमें कि डेड और डैमेज फॉर्म एलिमेंट जो भी है, चाहे वो आरबीसी हो या जो भी हो डब्ल्यूबीसी, वो सब ट्रैप हो जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं, और फंसने के कारण वो बाहर आपके नहीं निकल पाते हैं, यानी ब्लीडिंग होना उसी को बोलते हैं बंद हो गया। ठीक, फिब्रिन कैसे बनता है, तो फिब्रिन जो होता है इनएक्टिव फिब्रिनोजेन से बनता है। इनएक्टिव फिब्रिनोजेन, जैसा कि स्टार्टिंग में ही पढ़े थे कि फिब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, ये 3 ऐसे प्रोटीन है जो आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। तो फिब्रिनोजेन जो होता है वो प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जो कि क्या होता है कि फिब्रिनोजेन इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिसको बोलते हैं एक्टिव फॉर्म को फिब्रिन बोलते हैं। किसके मदद से, तो बोलेंगे ये कन्वर्ट होता है आपके थ्रोम्बिन के मदद से। किसके मदद से, एंजाइम थ्रोम्बिन के मदद से। लेकिन थ्रोम्बिन भी आपका डायरेक्ट जो होता है एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और ये कैसे बनता है, तो ये इनएक्टिव फॉर्म प्रोथ्रोम्बिन से बनता है, एक्टिव फॉर्म थ्रोम्बिन बनता है। आ रहा बात समझने? तो थ्रोम्बिन जो है वो किससे बनता है, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म। तो इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बिन बोलते हैं। और ये भी जो होता है ये भी बनता है एक आपके एंजाइम के द्वारा, जिस एंजाइम को बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज, यानी क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज। और इस प्रकार से देखते हैं कि ये ऊपर में जो भी रिएक्शन है, सबसे पहले क्या होगा, थ्रोम्बोकाइनेज आएगा, वो प्रोथ्रोम्बिन को, बॉडी में जो प्रोथ्रोम्बिन है उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। फिर वो थ्रोम्बिन जो है वो आपके फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा, और वो फिब्रिन जो होता है वो नेटवर्क तैयार करता है जिसमें डेड और डैमेज फॉर्म एलिमेंट ट्रैप हो जाते हैं। तो ये एक हम लोग देख रहे हैं कि ये एक लिंक मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अगर इनमें से एक भी चला गया तो पूरा का पूरा आपका ब्लड क्लॉटिंग रुक जाएगा। इसलिए ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एंजाइम लिंक रिएक्शन, या इसी का दूसरा नाम होता है कास्केड प्रोसेस। क्या बोलते हैं, एंजाइम लिंक रिएक्शन, या इसी को बोलते हैं कास्केड प्रोसेस। ठीक, कास्केड प्रोसेस। इसके अलावा नंबर ऑफ फैक्टर जो हम लोग देखे थे जो प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में इनएक्टिव स्टेट में, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, इंजरी और ट्रॉमा स्टिम्युलेट द प्लेटलेट इन द ब्लड। इसके अलावा जब चोट वोट लगता है तो प्लेटलेट्स जो होते हैं हमारे ब्लड में वो भी स्टिम्युलेट हो जाते हैं, और वो रिलीज करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर। प्लेटलेट जो होते हैं वो रिलीज करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर जो कि कोगुलेशन के मैकेनिज्म को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है, यानी एक्टिवेट कर देता है। ठीक, इसके अलावा कुछ फैक्टर रिलीज होते हैं टिश्यू के द्वारा, जहां पर चोट लगा हुआ होता है उस टिश्यू के द्वारा कुछ फैक्टर रिलीज होते हैं, ये भी
ये भी कोगुलेशन का शुरुआत करते हैं, यानी स्टार्टिंग करते हैं कोगुलेशन का, यानी कोगुलेशन में कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। इसके अलावा कैल्शियम आयन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लॉटिंग में। तो इस लाइन को टिक कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम आयन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे लिम्फ के बारे में। लिम्फ क्या होता है?